नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि इस कलयुग के दौर में एक पूत कुपूत हो सकता है, पर क्या कोई माता पिता भी ऐसे हो सकते हैं? तो बताएंगे आपको इस कहानी में। ये कहानी सुनकर आप शॉक जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये केस 2024 का मोस्ट हॉरिफाइंग केस रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज की कहानी है सूचना सेठ की। सूचना सेठ कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली एक वेल एजुकेटेड लेडी है, जिसने कोलकाता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स की हुई थी। साथ ही सूचना सेठ ने संस्कृत में भी महारत हासिल की हुई थी। इसके अलावा सूचना सेठ को डेटा साइंस और एआई की फील्ड में 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। मतलब वो एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी मल्टी टैलेंटेड लेडी थी। अब एआई और डेटा साइंस की अच्छी नॉलेज होने की वजह से और अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए सूचना सेठ कोलकाता से बैंगलोर शिफ्ट हो जाती है। अब बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद सूचना सेठ की मुलाकात एक शख्स जिसका नाम था वेंकट रमन उससे होती है। वेंकट रमन केरला का रहने वाला था और वो भी सूचना सेठ की तरह इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड था। उसका भी एआई और डेटा साइंस में काफी इंटरेस्ट था और इसीलिए वो भी अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए केरला से बैंगलोर आया था। अब सूचना सेठ और वेंकट रमन की दोस्ती हो जाती है और कुछ समय बाद ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर साल 2010 में दोनों शादी कर लेते हैं। अब क्योंकि दोनों ही सेल्फ इंडिपेंडेंट थे, इसलिए उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट दोनों ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे। इसीलिए दोनों ने एक स्टार्टअप शुरू करा जिसका नाम था द माइंडफुल एआई लैब। अब शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ सालों बाद वेंकट रमन ने इस स्टार्टअप से एग्जिट ले लिया और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। यह देखकर सूचना सेठ को बहुत बड़ा झटका लगता है कि मेरे पति ने मेरी ही कंपनी में साथ नहीं दिया। अब शादी के लगभग 9 साल बाद साल 2019 में सूचना सेठ और वेंकट रमन को एक बेबी बॉय होता है, जिसके बाद दोनों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। पर ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। अब साल 2020 शुरू होता है और 2020 में लॉकडाउन भी शुरू हो जाता है। अब जब लॉकडाउन शुरू होता है तो दोनों में छोटी छोटी बात पर नोकझोंक होने लगती है और आए दिन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी। ये नफरत इतनी बढ़ जाती है कि साल 2022 में वेंकट रमन अपनी पत्नी सूचना सेठ और अपने बेटे को छोड़कर कहीं और अलग रहने लगता है। और फिर उसके बाद सूचना सेठ पुलिस स्टेशन जाकर वेंकट रमन की फिजिकल वायलेंस की रिपोर्ट लिखवाती है और साथ ही कोर्ट में डिवोर्स और मेंटेनेंस का केस वेंकट रमन के खिलाफ डाल देती है। अब सूचना सेठ के पास कुछ मेडिकल प्रूफ और वीडियो और फोटो थे, जिससे वो कोर्ट में उसके साथ हुए डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूव कर देती है और फिर कोर्ट सूचना सेठ के फेवर में डिवोर्स अलाउ कर देता है। अब क्योंकि सूचना सेठ और वेंकट रमन का बच्चा भी था, तो कोर्ट बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को देती है और वेंकट रमन को हर महीने बच्चे के खर्चे के लिए 20,000 रुपए का मेंटेनेंस ऑर्डर कर देती है। जिसके बाद वेंकट रमन सूचना सेठ को हर महीने 20,000 रुपए देना शुरू कर देता है। अब कुछ महीनों बाद वेंकट रमन को अपने बेटे की बहुत याद आती है। अब क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका था और बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ के पास थी, तो वेंकट रमन बच्चे से मिलने के लिए कोर्ट में बच्चे की विजिटेशन के लिए केस डालता है, जिसमें वो कोर्ट से गुजारिश करता है कि उसे हफ्ते में सिर्फ एक दिन कुछ घंटों के लिए उसके बच्चे से मिलने दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट वेंकट रमन को हफ्ते में एक दिन उसके बच्चे से मिलने के लिए अलाउ कर देती है। अब ये बात सूचना सेठ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो वेंकट रमन से इतनी नफरत करती थी कि वो वेंकट रमन को उसके बच्चे से मिलने देना बिल्कुल नहीं चाहती थी। पर क्योंकि वेंकट रमन को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, तो अब वेंकट रमन संडे को अपने बेटे से मिलने जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगता है। अब फाइनली संडे आता है और वेंकट रमन अपने वकील के साथ सूचना सेठ के घर अपने बेटे से मिलने पहुंचता है। जैसे ही वो डोरबेल बजाता है, तभी सूचना सेठ बाहर आती है और वेंकट रमन से कहती है कि अभी उसका बेटा घर पे नहीं है और वो कहीं गया हुआ है। यह बोलकर वो वेंकट रमन को वापस भेज देती है। अब वेंकट रमन मायूस होकर वापस आ जाता है और अगले संडे का इंतजार करने लगता है। अब जब दूसरा संडे आता है और वेंकट रमन सूचना सेठ के घर जाता है अपने बच्चे से मिलने, तो फिर सूचना सेठ इधर उधर का बहाना बनाकर वेंकट रमन को उसके बेटे से मिलने नहीं देती और वेंकट रमन फिर उदास होकर घर आ जाता है। और फिर सेम उसी तरह तीसरे संडे को भी सूचना सेठ बच्चे को वेंकट रमन से मिलने नहीं देती। अब वेंकट रमन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सूचना सेठ को वार्निंग देता है कि सूचना ने अगर उसके बेटे को नेक्स्ट संडे नहीं मिलने दिया तो वो लीगल एक्शन लेगा। अब सूचना सेठ सोचती है कि नेक्स्ट संडे को वो वेंकट रमन को क्या बोले जिससे वो बच्चे से ना मिल पाए। अब जनवरी 2024 को सूचना सेठ ने नॉर्थ गोवा के होटल सोल बैनियान ग्रैंडे में रूम नंबर 404 6 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए बुक किया। वो यह सब इसलिए करती है क्योंकि वेंकट रमन जब संडे को बच्चे से मिलने घर आएगा तो घर का गेट लॉक देखकर वो वापस चला जाएगा।
अब 6 जनवरी 2024 को संडे से पहले ही अपने बच्चे के साथ सूचना सेठ होटल में शिफ्ट हो जाती है। होटल पहुंचने के बाद वो अपने बच्चे के साथ होटल के आसपास घूमने भी जाती है और बच्चे के साथ पूरा दिन एंजॉय करती है। अब उसी दौरान संडे से एक दिन पहले वेंकटरमन सूचना को कॉल करके बताता है कि उसे अर्जेंटली बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो वो इस संडे मिलने नहीं आ पाएगा। अब यह सब सुनकर सूचना सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अगले ही दिन मतलब 7 जनवरी को रात करीब 12 बजे होटल से चेकआउट करते हुए स्टाफ से कहती है कि उसे अर्जेंटली किसी काम से बेंगलोर जाना है, तो वो उसके लिए एक टैक्सी बुक कर दें। होटल स्टाफ को ये थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि गोवा से बेंगलोर की दूरी 600 किलोमीटर दूर थी। तो होटल स्टाफ सूचना से कहता है कि मैडम अभी 12 बज रहे हैं और टैक्सी ड्राइवर गोवा से बेंगलोर जाने के लगभग 30,000 रुपए लेगा और वहां पहुंचने में भी आपको काफी वक्त लग जाएगा और आपको बेंगलोर अर्जेंट जाना है, तो बेटर है कि आप फ्लाइट से चले जाओ क्योंकि एयरपोर्ट होटल के पास में ही है। अब यह सुनकर सूचना सेठ स्टाफ से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे टैक्सी से ही जाना है और जो भी चार्जेस होंगे मैं दे दूंगी और आप जल्दी से टैक्सी को बुलाओ। अब ये होटल का काम था तो होटल स्टाफ एक टैक्सी बुक कर देते हैं और जब सूचना सेठ चेक आउट कर रही थी तो रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नोटिस किया और सूचना सेठ से पूछा कि मैडम, जब आपने चेक इन किया था तो आपके साथ एक बच्चा भी था बट अभी वो नहीं है। तो सूचना सेठ ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि हाँ जी, वो मेरा बेटा ही है। अब क्योंकि मुझे अर्जेंट काम से जाना है तो मैंने उसे गोवा में ही अपने एक रिलेटिव के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है। अब कुछ मिनटों में ही टैक्सी आ जाती है और सूचना सेठ गोवा से बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है और अब सुबह होने ही वाली थी और सूचना सेठ उस वक्त गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर के पास तक पहुंची थी। अब सुबह जब होटल में रूम नंबर 404 जिसमें सूचना रुकी थी उस रूम की सफाई हो रही थी तो वहां होटल स्टाफ ने देखा कि बेड पर खून के दाग हैं और थोड़ा खून जमीन पर भी पड़ा हुआ है। अब यह सब देखकर होटल वाले पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को वो खून दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि जब वो लेडी आई थी उनके साथ एक बच्चा था, पर जब वो वापस जा रही थी तो उनके साथ वो बच्चा नहीं था। पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिसमें ये साफ दिख रहा था कि आते वक्त लेडी के साथ एक बच्चा था पर जाते टाइम उसके साथ वो बच्चा नहीं था। और पुलिस जमीन पर पड़ा खून भी देखती है और तुरंत होटल से उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर लेकर उसे कॉल करती है और उसे पूछती है कि वो लेडी कहाँ है जो तुम्हारे साथ गोवा से बेंगलोर जा रही थी। तो ड्राइवर कहता है कि साहब, वो टैक्सी में ही है। फिर पुलिस ड्राइवर से कहता है कि मेरी उस लेडी से बात कराओ। तो पुलिस सूचना से ड्राइवर के फोन से बात करते हुए पूछती है कि ये रूम में खून कैसा पड़ा हुआ है और तुम्हारे साथ जो बच्चा था वो कहाँ है। तो सूचना कहती है कि सर, वो खून मेरे पीरियड्स का है और वो बच्चा मेरा ही बेटा है और मैंने उसे गोवा में अपने एक रिलेटिव के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है। जब मैं गोवा वापस आऊंगी तो अपने बेटे को वहां से ले लूंगी। पुलिस सूचना से उसके रिलेटिव का एड्रेस मांगती है जहां उसने अपने बेटे को छोड़ा है। अब पुलिस जब उस एड्रेस की वेरिफिकेशन करती है तो पुलिस शॉक हो जाती है क्योंकि सूचना सेठ झूठ बोल रही थी। ऐसा कोई एड्रेस गोवा में था ही नहीं। अब पुलिस टैक्सी ड्राइवर को दोबारा कॉल करती है और अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करती है जिससे सूचना सेठ को कुछ समझ ना आए। पुलिस ड्राइवर से कहती है कि तुम अभी जहां हो वहां से मैप पर लोकेशन डालकर नजदीकी थाने में टैक्सी को लेकर जाओ और थाने के अंदर जाके पुलिस को उस लेडी का बैग चेक करने को बोलो। अब टैक्सी ड्राइवर भी बहुत स्मार्टली काम करता है और चुपचाप से लोकेशन चेंज करके नजदीकी थाने में चला जाता है और थाने पहुंचकर सूचना सेठ से बहुत स्मार्ट तरीके से कहता है कि मैडम, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं बस 1 मिनट में वापस आया, आप आराम से बैठिए। यह बोलकर ड्राइवर थाने जाकर वहां की पुलिस को सब बता देता है और फिर पुलिस टैक्सी के पास आकर सूचना सेठ से कहती है कि आप अपना लगेज बैग चेक कराओ। और जब उस बैग को खोला जाता है तो पहले तो बच्चे के कपड़े और खिलौने मिलते हैं और जब उन कपड़े और खिलौनों को हटाया जाता है तो उसके नीचे एक बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस जब उस लाश के बारे में सूचना सेठ से पूछती है तो वो बताती है कि ये तो मेरा ही बच्चे की लाश है, पर ये यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। फिर बाद में पुलिस ने सूचना से अपने तरीके से पूछताछ की तो हकीकत कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर सब दंग रह गए। सूचना सेठ ने बताया कि मैं अपने पति से बहुत नफरत करती हूँ और अपने पति को कभी खुश नहीं देख सकती और नेक्स्ट संडे जब मेरा पति मेरे बेटे से मिलता तो वो बहुत खुश होता, तो उसकी वही खुशी छीनने के लिए मैंने अपने बेटे की जान ले ली। यह सब सुनकर पुलिस भी कहती है कि ये तुम्हारा और तुम्हारे पति के बीच का मामला था, इस बेचारे बच्चे की इसमें क्या गलती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें हमने देखा कि आज के कलयुग के दौर में माता कुमाता भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए गुड बाय।